आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। कितनी मोहब्बत है एपिसोड 3 समझने के लिए एपिसोड 2 जरूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आगे की कहानी शुरू करने से पहले मैं आओ सुनाओ कहानी फैमिली का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को सुना, पढ़ा और इतना प्यार दिया। और उन व्यूवर्स को डबल थैंक्स बोलती हूँ जिन्होंने अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर हमें आगे लिखने की प्रेरणा दी। ऐसे ही हमें प्रेरणा देते रहिए ताकि हम अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आशी ने भी फैसला कर लिया था कि वह कुछ दिन के लिए नैनीताल चली जाएगी और जब सब सामान्य हो जाएगा, जब दोनों की शादी हो जाएगी तो वापस आ जाएगी। वो दादू दादी को भी इसके लिए मना लेती है और जाने की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन जब आशी अपना सामान पैक कर रही होती है तो उसके पास रोहित का फोन आता है। रोहित उसे उसी जगह पर आने को कहता है जहां पर उसने अपनी और टीना के फिर से होने वाली सगाई के बारे में बताया था। रोहित की यह बात सुनकर आशी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो रोहित को वहां आने से इनकार कर देती है। यह सुनकर रोहित फोन पर हंसकर बोलता है, क्या तुम अपनी बहन की खुशी में खुश नहीं हो या फिर मेरी सगाई तोड़ने से तुम्हें कुछ परेशानी है? रोहित की यह बात सुनकर आशी का दिल गुस्से से भर जाता है। वो रोहित से बोलती है, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हारी असली सगाई का वेन्यू ज़रूर देखना चाहूँगी और मुझसे ज़्यादा किसे खुशी होगी तुम दोनों की सगाई से। आज मैं इस छोटे बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। उसका गला भर आता है। वो रुआंसे स्वर में बोलती है, थक चुकी हूँ मैं ये छोटा दिखावा करते करते, थक चुकी हूँ। वो रोते रोते नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है। उसके हाथ से फ़ोन भी नीचे गिर जाता है। वो अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही होती है। रोहित और टीना एक हो जाएंगे। मुझे तो खुश होना चाहिए, मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी इस बंधन से, लेकिन मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? क्यों दुख हुआ मुझे जब रोहित ने अपनी और टीना की सगाई की बात कही? क्यों गुस्सा आया मुझे उसकी बात पर? क्यों? वो खुद से ही सवाल कर रही होती है। क्योंकि तुझे रोहित से मोहब्बत है, कहते हुए दादी वहां आती है। आशी दादी को देखती रह जाती है। दादी उसे अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, मैं सब जानती हूँ मेरी बच्ची, सब जानती हूँ कि तू किस दुविधा में है और ये भी जानती हूँ कि तुझे रोहित से प्यार हो गया है और ये वक्त तेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं जानती हूँ कि भगवान सब ठीक कर देगा। आशी सूनी आंखों से दादी को देखती हुए, दादी नहीं, मैं रोहित से प्यार नहीं करती हूँ, नहीं है मुझे रोहित से मोहब्बत। दादी, ये प्यार नहीं तो क्या है मेरी बच्ची? तेरी आंखों के ये आंसू सब बयां कर रहे हैं। मैं तेरे बाप की माँ हूँ बेटा, तेरी दादी हूँ, ये बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा सकती। दादी की बातें सुनकर आशी बोलती है, दादी, रोहित किसी और की अमानत है, मैं उससे प्यार भला कैसे कर सकती हूँ? दादी, दिल पर किसी का जोर चला है मेरी जान। आशी दादी से लिपटकर बहुत रोती है। दादी उसके आंसू साफ करती है, उसे बेड पर लिटाकर उसका सिर सहलाती है तो उसे नींद आ जाती है। शाम में जब उसकी आँख खुलती है तो रोहित की बात याद आती है और तैयार होकर रोहित के बताए स्थान पर पहुंच जाती है। वहाँ रोहित नहीं होता, लेकिन वहाँ पर उपस्थित गेटकीपर उसे एक तरफ जाने का इशारा करता है। वो पूछे मन और पोछल कदमों से आगे बढ़ने लगती है। सामने एक खुला गार्डन था। गार्डन में सब तरफ खूबसूरत लाल गुलाबों की छटा बिखरी हुई थी, जिनकी भीनी भीनी महक फिजा में खुली हुई थी। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। वह आश्चर्य से इधर उधर देखने लगती है। तभी सामने से लाल कार्नेशन के बुके में अपना मुंह छुपाता हुआ रोहित एकदम से उसके सामने आ जाता है। रोहित को देखते ही आशी एकदम डर जाती है। रोहित उसे लाल कार्नेशन का बुके देते हुए उसके नज़दीक जाकर धीरे से उसके कान में कहता है, अब मुझे उसी के साथ दोबारा सगाई करनी पड़ेगी जिसे यह थीम पसंद है। रोहित को अपने इतने नज़दीक पाकर आशी को करंट जैसे महसूस होता है। वो तुरंत अपने कदम पीछे कर लेती है। रोहित का चेहरा जो अभी तक खुशी से चमक रहा था वो एकदम से बुझ जाता है। उसकी भवें तन जाती है। वो आगे बढ़ता है। आशी फिर से 2 कदम पीछे हट जाती है। रोहित, ये सब क्या है आशी?
तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? क्या ये सब तुम्हें पसंद नहीं आया या मैं तुम्हें पसंद नहीं? आशी, ये सब बहुत खूबसूरत है रोहित, और तुम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। बहुत खूबसूरत दिल के मालिक हो तुम। लेकिन ना तो इस बुके पर मेरा कोई हक है, और ना ही इस जगह पर, और ना ही तुम पर। मेरा कोई हक नहीं है। इसकी हकदार सिर्फ और सिर्फ टीना है रोहित। टीना हकदार थी आशी, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक वो मुझे बीच मझधार में छोड़कर नहीं गई थी। आशी, तो क्या मैं सिर्फ इसी वजह से इसकी हकदार हूँ कि टीना ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? क्या मेरा खुद का कोई वजूद नहीं है? रोहित, वजूद है आशी। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा ही वजूद है और हमेशा रहेगा। आशी, ये गलत है। रोहित, क्यों गलत है? आशी, टीना से तुम्हारी शादी होने वाली है। रोहित, किसने कहा? आशी, अभी तुम शायद होश में नहीं हो। रोहित, मैं किसी नशे में नहीं हूँ आशी, मैं पूरे होशो हवास में हूँ। मैं टीना से शादी नहीं कर सकता। आशी, क्यों नहीं कर सकते टीना से शादी जब तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो? रोहित, मैं टीना को नहीं चाहता। आशी, तो फिर उससे शादी क्यों करने वाले थे? रोहित, शायद जिद थी मेरी वो। मॉम डैड के जिद पर मैंने उसे अपनी जिद बना ली थी। वो मेरी इन्फेक्चुएशन थी, महज एक आकर्षण थी मेरे लिए वो, मेरी मोहब्बत नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ आशी। तुमने देखा नहीं हमारे दिल कितने मिलते हैं, हमारी सोच कितनी मिलती है। हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है आशी, बहुत समानताएं हैं हमारे बीच में। मुझे बारिश में भीगना पसंद है, तुम्हें भी पसंद है। मुझे रफ़ी साहब के गाने पसंद हैं, तुम भी उन्हीं के गानों की फ़ैन हो। मुझे लाल गुलाब पसंद है, तुम भी लाल गुलाब की दीवानी हो। इससे ज़्यादा और क्या मिलना चाहिए दो प्यार करने वालों में, दो हमसफ़र में? अगर इतनी सारी चीज़ें कॉमन हैं तो ज़िंदगी का सफ़र भी बहुत खूबसूरत होगा। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो आशी। मैंने आज तक टीना के लिए कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जो तुम्हें लेकर करता हूँ। आशी, सूनी नजरों से उसे देखते हुए, ये सगाई सिर्फ कुछ दिनों का समझौता था रोहित, उम्र भर के लिए नहीं। इस समझौते पर ही दोनों परिवारों की खुशी टिकी है, और अब तुम इसे मोहब्बत का नाम देकर टीना और दोनों परिवारों का दिल नहीं दुखा सकते। जितनी जल्दी तुम इसे स्वीकार कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। रोहित, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, लेकिन एक बार बस ये बोल दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। आशी अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। रोहित उसे बाहों से पकड़ते हुए, मेरी तरफ देखो आशी, कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। आशी, रोहित ने उसकी बाह इतनी कस के पकड़ी हुई थी कि उसकी आंखों में नमी आ जाती है। नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। रोहित, मेरी आंखों में देख कर कहो आशी। आशी रोहित की आंखों में देखते हुए, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। रोहित, रोहित उसकी बात छोड़ देता है। तुम झूठ बोल रही हो आशी, साफ दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, तुम इसे झुठला नहीं सकती आशी। आशी, रोहित, सच यही है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मुझे तुम ना तो कल पसंद थी, ना ही आज पसंद हो, और ना कभी होंगे। कहते हुए आशी वहां से भागते हुए निकल जाती है। रोहित उसे जाते हुए देखता रह जाता है और अपने हाथों में लिया वो गुलाबों का बुके दूर फेंक कर मारता है। उसकी मुट्ठी भीग जाती है, आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो वहां सजे हुए फूलों को उखाड़ कर फेंकने लगता है। गुस्से से गाड़ी उठाकर घर पहुंच जाता है। उधर आशी घर जाकर अपने कमरे में जाकर नीचे फर्श पर बैठकर बहुत रोती है। मिल के बिछड़ जाते हैं जिस तरह दो रास्ते, नई मंजिल की तरफ आँखों में रह जाते हैं, उम्र भर के वास्ते, तड़प ही तड़प। प्यार वो जख्म है जो भरे ना कभी, मर के भी ख़त्म होता नहीं ये सफ़र। कैसे कहें
हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। इधर रोहित का गुस्सा भी शांत भी नहीं हुआ था कि टीना वहां आ जाती है और उसे आशी से सगाई तोड़ने के लिए कहती है। रोहित जो पहले ही आशी के बर्ताव से गुस्सा था, अब उसका पारा आसमान को छू जाता है। वो टीना को साफ तौर पर बोल देता है कि आशी से सगाई नहीं तोड़ूंगा। इतना सुनते ही टीना भड़क उठती है और आशी के खिलाफ अनाप शनाप बके जाती है। तो गुस्से में रोहित का हाथ उस पर उठ जाता है, लेकिन वो वहीं के वहीं अपनी मुट्ठी भींच लेता है और दांत कस लेता है। टीना की तरफ गुस्से से हुई लाल आंखों से, आशी के खिलाफ अगर एक शब्द भी तुमने गलत बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। रोहित की आंखों में ऐसा तेज टीना ने आज तक नहीं देखा था। वो उसके गुस्से को देखकर डर जाती है और चुपचाप वहां से निकल आती है और आशी के घर पहुंच जाती है। लेकिन घर जाकर दादी से पता चलता है कि आशी एनजीओ गई है। टीना एनजीओ में ही पहुंच जाती है और गुस्से से उसके सामने खड़ी हो जाती है। टीना, मैं नहीं जानती थी कि इस मासूम से चेहरे के पीछे शातिर चेहरा छुपा हुआ है। आखिर दिखा ही दी ना तुमने अपनी औकात। उठा लिया ना मेरी मजबूरी का फ़ायदा तुमने। फंसा लिया ना रोहित को अपने जाल में, और इतना फंसा लिया कि अब वो तुमसे सगाई तोड़ने तक को मना कर रहा है। आशी, टीना, तुम शायद भूल रही हो कि तुम खुद स्वार्थी होकर रोहित को छोड़कर चली गई थी और अब तुम मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रही हो। और मैंने किसी को जाल में नहीं फंसाया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और छोटे पापा की मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए उस नाजुक स्थिति को संभाला, और मुझे तुम्हारे रोहित में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। टीना चौंकती हुई, क्या क्या कहा तुमने? किसी और से प्यार करती हो? लेकिन किस से? आशी, अपने कलीग हर्ष से, और उसके सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब तुम खुद अपने रोहित से जाकर पूछो कि वो सगाई के लिए मना क्यों कर रहा है। आशी की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए टीना सोच में पड़ जाती है। फिर वहां से निकलकर वापस रोहित के पास आ जाती है। अब रोहित का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था और आंखें बंद कर गाने सुन रहा था। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। टीना आते ही गाना ऑफ कर देती है। रोहित आंखें खोलकर देखता है तो उसके माथे पर शिकन पड़ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? टीना, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो रोहित, जैसे मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम आशी से सगाई तोड़ने को मना क्यों कर रहे हो, जबकि आशी तो तुमसे प्यार करती ही नहीं है। वो तो अपने कलीग हर्ष से प्यार करती है। सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में फिर से गुस्सा उभर आता है। टीना की पूरी बात सुने ही गाड़ी उठाकर घर से निकल पड़ता है और सीधा एनजीओ पहुंच जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था आशी इस वक्त एनजीओ में ही मिलेगी। वो सीधा जाकर उससे सवाल करता है, किससे मोहब्बत करती हो तुम? आशी उसे अचानक वहां देखकर चौंक जाती है। उसकी बात का जवाब दिए बिना आगे बढ़ रही होती है तो रोहित पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरी बात का जवाब दो आशी। आशी पलटती है और कहती है, मैं अपने कलीग हर्ष से मोहब्बत करती हूँ। रोहित तन से हंसी हंसते हुए, ओह गुड, वेरी गुड, तब तो शादी भी उसी से करोगी। आशी, हाँ रोहित, ठीक है, तो फिर तुम हर्ष से शादी करो, मैं टीना से करता हूँ। लेकिन मैं टीना से एक शर्त पर शादी कर सकता हूँ। पहले तुम्हें हर्ष से शादी करनी होगी, उसके अगले दिन, बल्कि उसी दिन मैं टीना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, मंजूर है मेरी शर्त? आशु से खुली आंखों से काफी देर तक देखती रही। कुछ देर बाद, ये कैसी शर्त है रोहित? जिंदगी शर्तों पर नहीं चलती है रोहित। रोहित, तो फिर अपनी जिद छोड़ दो आशी, मैं टीना के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। रोहित अब इमोशनल हो चुका था। दोनों एनजीओ के गार्डन में खड़े थे, तभी बातों की तेज बारिश गड़गड़ाहट के साथ होने लगती है। आशी अंदर जाने लगती है तो रोहित उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है।
आशी के दोनों हाथ रोहित के सीने पर होती हैं और रोहित के दोनों हाथ उसके कमर पर कस जाती हैं। आशी उसकी बाहों से निकलने की नाकामयाब कोशिश में लगी रहती है। बारिश की बूंदें दोनों को पूरी तरह भिगो देती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी, दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहें हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। करीब 10 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद जब बच्चे आशी दीदी पुकारते हैं, तब जाकर दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं। आशी पूरी तरह छेप जाती है। रोहित उसे एकटक देखते रहता है। आशी पर से उसकी निगाह हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आशी उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाती है और कहती है, रोहित तुम पूरी तरह भीग चुके हो, बीमार पड़ जाओगे, घर चाहिए प्लीज़। रोहित चला जाऊंगा अभी के अभी, बस मेरी शर्ट बांध लो। आशी, रोहित ये क्या पागलपन है। रोहित, हाँ ये पागलपन है, मैं पागल हो चुका हूँ। आशी अब घबरा जाती है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया था। उसे डर था कहीं रोहित बीमार न पड़ जाए। वो मजबूरी में बोल देती है कि मैं शर्त मानने को तैयार हूँ, घर चाहिए प्लीज़। रोहित उसे देखता हुआ बाहर निकल जाता है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। उसकी गाड़ी पे स्टार्ट नहीं होती है। आशी जब तक रोहित चला नहीं जाता उसे देखती रहती है। आशी उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ, चल नहीं रही है क्या। रोहित कहता है, ये भी तुम्हारी तरह जिद पकड़ कर बैठी है। आशी रोहित को अपने साथ अंदर ही ले जाती है। उसे राजू के कपड़े देती है, खुद भी चेंज करती है। रोहित बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, उन्हें कहानी सुनाने लगता है। आशी उसे बड़े प्यार से कनखियों से झांकने लगती है। रोहित की नज़र पड़ती है तो नज़र फेर लेती है। कभी माही बोल पड़ती है, रोहित भैया आप दोनों शादी कर लीजिए ना, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। माही की बात सुनकर जहाँ आशी माही को चुप रहने का इशारा करती है, वहीं रोहित माही की बातों से फूल ही नहीं समाता। कहता है, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, आपकी दीदी ही तैयार नहीं है। बस फिर क्या था, बच्चे तो बच्चे होते हैं। सभी बच्चे मिलकर आशी को लिपट जाते हैं। दीदी कर लीजिए ना रोहित भैया से शादी, कर लीजिए ना। अब बच्चों का मन रखने के लिए आशी को बोलना ही पड़ता है, ठीक है कर लूँगी। सुनकर रोहित के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। उसी मुस्कान के साथ साथ अब उसे छींकें आनी शुरू हो जाती है। आशी देखती है तो परेशान हो जाती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित के पास उसके डैड और आशी के पास उसकी दादी का फ़ोन आता है तो दोनों बोल देते हैं आज बारिश में फंस गए हैं, एनजीओ में ही रुकना पड़ेगा। बच्चे भी खेलकर सो जाते हैं। दोनों हॉल में बैठे होते हैं। बारिश होते होते रात का 1 बज जाता है। रोहित की छींकें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे सर्दी हो चुकी थी। आशी किचन में जाती है। मुलहटी, लौंग, इलायची, साबुत धनिया, तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाती है और लाकर रोहित को देने लगती है। ये पी लीजिए रोहित, दादी का नुस्खा, इससे सर्दी में काफ़ी आराम मिलेगा। तो रोहित पीने से मना कर देता है। आशी उसी के पास बैठ जाती है। आशी उसे काढ़ा पिलाने के लिए उसकी तरफ प्यार से देखती है और रोहित का चेहरा अपने हाथों में ले लेती है। उसकी आंखों में प्यार से देखती रहती है। रोहित तो जैसे गुम ही हो जाता है। अब रोहित वो काढ़ा बड़े आराम से पीने लगता है। जैसे ही आशी अपने हाथ उसके चेहरे से हटाती है और जाने लगती है, तब उस काढ़े के टेस्ट का एहसास रोहित को होता है तो उल्टी के जैसे करने लगता है। आशी को हंसी छूट जाती है। हंसी के साथ साथ अब उसे भी छींकें आने लगती हैं। तो रोहित जल्दी बेड से उतरता है, किचन जाता है और काढ़ा लाकर आशी को देने लगता है। आशी मना करती है तो रोहित बोलता है,
अच्छा बच्चू, हमें ज़बरदस्ती पिलाते हो और खुद पीने से कतराते हो। पीना तो पड़ेगा ही आज। मैं नहीं पीऊंगी इसे। कहते हुए आशी जाने लगती है तो रोहित उसके हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है काढ़ा पिलाने के लिए। जैसे ही रोहित की पकड़ कमज़ोर होती है, आशी भागने लगती है और रोहित उसके पीछे भागता है। भागते हुए दोनों हॉल से बाहर आ जाते हैं तो आशी का पैर स्लिप हो जाता है। आशी गिरने वाली होती है तो रोहित उसे थाम लेता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। फिर रोहित उसे गोद में उठा लेता है और हॉल में ले आता है। आशी उसे बस देखती रहती है। आशी के दोनों हाथ उसके गले में होते हैं। रोहित प्यार से उसे बेड पर लिटा देता है। आशी को तो अब जैसे होश ही नहीं थी, क्योंकि वो भी रोहित से प्यार करती थी, तो उसका प्यार भरा स्पर्श पाकर उसे में खो चुकी थी। रोहित उसके ऊपर झुकता है और उसके करीब जाने लगता है। अब आशी की आंखें बंद हो चुकी थी। रोहित उसके होठों को खोलता है और उसे काढ़ा पिला देता है। काढ़े के टेस्ट का एहसास होते ही आशी की आंखें खुलकर बड़ी हो जाती हैं और वो छटपटाती है, लेकिन रोहित के मजबूत हाथों ने उसे जकड़ा हुआ था, तो आशी छूटने में नाकाम रही। पूरे काढ़ा पिलाने के बाद रोहित आशी को छोड़ता है और कहता है, सिर्फ तुम ही काढ़ा पिलाना जानती हो, हम भी कुछ कम नहीं है बच्चू। आशी गुस्सा होकर उसके सीने पर मारने लगती है, तो रोहित उसे अपने सीने से लगा लेता है। आशी रोहित से अलग होना चाहती थी, उससे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही थी, लेकिन भगवान भी उन्हें अलग करना नहीं चाहते थे। इसीलिए आज की रात रोहित और आशी के नाम लिख डाली। ये रात दोनों को और करीब ले आई। दोनों करीब 5 मिनट ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर अचानक आशी को टीना और छोटे पापा याद आ जाते हैं। आशी तुरंत रोहित से दूर हो जाती है और उसे दूर ढकेल देती है और सहमी से खड़ी हुई खुद पर ही अपनी नाराज़गी दिखाने लगती है। ये मैं क्या कर रही थी? क्या हो गया था मुझे? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। रोहित, क्यों खुद को सज़ा दे रही हो आशी? मान क्यों नहीं लेती? इस सच को अपना क्यों नहीं लेती? हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। आशी, मिस्टर रोहित, एडवांटेज लेने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। आशी बोलकर जाने ही लगती है कि रोहित आशी का हाथ पकड़ लेता है। इससे पहले कुछ बोलता तो दोनों देखते हैं टीना दरवाजे में खड़ी होती है। दोनों को ही पता नहीं चला था कि रात कब सुबह में बदल चुकी थी। उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। आशी की आंखें तो खुली ही रह जाती हैं और टीना को तो बड़ा वाला झटका लगता है। रोहित की नज़र अपने हाथ पर पड़ती है जो आशी का हाथ थामे हुए था, तो अब छोड़ देता है। टीना क्लैपिंग करती हुई अंदर आती है तो ये इतना ही बोल पाती है कि उसका फ़ोन बज उठता है। टीना फ़ोन को अनदेखा करती है तो फिर से बज उठता है। टीना गुस्से में फ़ोन ओके करती है। उधर की बात सुनकर फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और टीना वहीं जड़जम हो जाती है। आशी उससे पूछती है, क्या हुआ टीना? कुछ नहीं बोलती, बस शून्य में ताकती रहती है। रोहित टीना को झिझोड़ता है, उससे पूछता है क्या हुआ, तो टीना रोहित के सीने से लग जाती है और बहुत रोती है। आशी और रोहित अब घबरा जाते हैं, उससे बार बार पूछते हैं। तब टीना बोलती है, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। आशी और रोहित के होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। रोहित जल्दी टीना को लेकर बाहर निकलता है। उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो टीना की गाड़ी में टीना को बैठाकर निकल पड़ता है। गाड़ी से ही अपने डैड को फ़ोन कर सारी जानकारी ले लेता है। गाड़ी को सीधा सिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है। वहां रोहित के मॉम डैड पहले ही मौजूद होती हैं। टीना रोहित की मॉम के गले लगकर बहुत रोती है। उसके मॉम डैड उसे सांत्वना देते हैं। टीना के मम्मी पापा दोनों को ही ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है। दोनों की हालत क्रिटिकल बताई जाती है। बचने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा ऊंचाई से गिरने के कारण दोनों के ही सिर में चोट थी। टीना बहुत घबरा जाती है। तभी आशी और दादू दादी भी वहाँ आ जाते हैं। टीना उनसे मिलकर बहुत रोती है। दादू दादी और आशी उसे सांत्वना देती हैं। रोहित भी एक तरफ खड़ा होता है। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर्स बाहर आते हैं तो सभी उनकी हालत जानने के लिए बेचैन हो उठते हैं। विजय प्रताप सिंह पूछते हैं, तो डॉक्टर
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन होश पे आने के बाद ही पता चल पाएगा क्या कंडीशन है। बाकी भगवान के हाथ में है, कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। टीना फिर से बौखला जाती है। सब उसे बहुत समझाते हैं, सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद खबर आती है कि टीना की मम्मी नहीं रही। सुनते ही टीना बेसुध से नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है। तब उसे संभालते हैं। आशी भी बहुत रोती है। रोहित आशी को अपने सीने से लगा लेता है, उसे सांत्वना देता है। टीना की मम्मी के डेड बॉडी को बाहर लाया जाता है तो टीना उनसे लिपटकर बहुत रोती है। सबकी आंखों में आंसू थे। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है तो थोड़ी देर में वार्ड बॉय आता है और कहता है, आपके पेशेंट को होश आ गया है, वो आप सभी को अंदर बुला रहे हैं। सबके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण खिल उठती है। सब दौड़कर अंदर जाते हैं। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर मोहन जी और रीमा जी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वहीं टीना अपने पापा को देखकर रो पड़ती है। आशी भी रोने लगती है। नकुल सहमी आंखों से सबके चेहरे देखते हैं। वो धीरे से अपना ऑक्सीजन मास्क उतारते हैं। दादू आगे बढ़कर उनकी मदद करती हैं। नकुल बोलने के लिए अपनी जुबान उठाते हैं और लड़खड़ाती हुई जुबान से बोलते हैं, मुझ जैसे नीच इंसान के लिए आप सब आंसू क्यों बहा रहे हो? मेरे लिए अपने आंसू मत बहाइए, यह बहुत कीमती हैं। बोलते हुए जुबान अटक जाती है। टीना अपने पापा के करीब आकर उनका हाथ अपने हाथ में ले लेती है। दादी भी करीब आकर अपने बेटे को बोलने के लिए मना करती हैं। नकुल, माँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, आज मुझे बोलने दीजिए। जो बात मैंने बरसों से अपने सीने में दबाए रखी है, जाने से पहले आज उसे बोलना चाहता हूँ। दादी, ऐसा मत बोल मेरे बेटे, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए तो जल्दी ठीक हो जाएगा। वहाँ मौजूद सबकी आंखों में आंसू थे। नकुल, आप माँ है ना, इसीलिए मुझे तसल्ली दे रही हैं, लेकिन ये तसल्ली अब काम नहीं करेगी माँ। आपकी दुआएं साथ होती तो शायद कर भी जाती, लेकिन वो दुआओं का हक भी मैंने तुमसे छीन लिया था। माँ बाप की दुआओं से ही इंसान मौत के मुंह से भी वापस आ जाता है, लेकिन आज मेरी नकुल की बात काटते हुए आशी, छोटे पापा, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, आपको अभी और जीना है, आप कुछ मत बोलिए, आराम कीजिए बस। नकुल, आशी बेटा, तुम मुझे छोटे पापा बोलती हो, लेकिन मैं इसके लायक हूँ ही नहीं। सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं तुम्हारा ही हूँ। इतना सुनते ही अब सबके चेहरे पर शिकन पड़ जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। माँ, पिताजी, मैंने आपसे आपका बेटा बहू छीने और आशी तुमसे तुम्हारे मम्मी पापा। ये सुनने के बाद सब बेहोश हो जाते हैं। सबके चेहरों पर तनाव फैल जाता है। आशी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो लगातार नकुल के चेहरे को देखती रहती है। नकुल ने आगे बोलना शुरू किया, प्रफुल्ल भैया और भाभी का एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। सोचा समझा मर्डर, जिसका खेल मैंने खुद रचा था। अब सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नकुल की बातें सुनकर सब अवाक रह गए। नकुल आगे बोलती हैं, पिताजी याद कीजिए, उस दिन भैया भाभी को लेकर अपनी साली के यहाँ नैनीताल जा रहे थे। आशी आप लोगों के पास ही रुक गई थी। कुछ किलोमीटर जाने के बाद उनके गाड़ी के आगे करीब 15 साल का एक लड़का आ गया था। भैया भाभी दोनों बहुत डर गए थे। वो दोनों जल्दी से गाड़ी से उतरकर उस लड़के को देखने लगे। फिर जब उसे चोट नहीं आई तो दोनों ने भगवान का शुक्र अदा किया और रोड पर एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। वो दोनों उस लड़के को लेकर उस ढाबे में पहुंच गए थे। वहां उसे खाना खिलाया, उसको कुछ पैसे दिए। इसी बीच एक आदमी उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर चुका था। ये सब प्लान मेरा ही था, ताकि आपकी सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक रहे। उसके बाद मैंने आपको झांसे में लिया और धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। ये सब सुनते ही सबका सर चकरा गया। सब के सब बस एक टक नकुल को देखे जा रहे थे। उसकी बातों से सबको झटके पर झटका लग रहा था। नकुल आगे बोलते हैं, मैंने ऐसे नीच कर्म किए जिसकी सज़ा भगवान ने मुझे आज दे दी है। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर जा चुकी है।
मैं भी अब चला जाऊंगा। मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। जैसे मैंने अपने परिवार के साथ किया, वही सब भगवान ने मेरे साथ किया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये राज मेरे सीने में ना जाने कब से दफन था। इस बोझ को दिल पर लेकर नहीं मरना चाहता था, इसीलिए जाने से पहले आप सबको अपने नीच कर्म बताना चाहता था। शायद इसीलिए ही भगवान ने मुझे अभी तक जीवित रखा है। उसकी बातें सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य होता है। दादू की आंखों में गुस्सा उतर आता है। अगर तुझे प्रॉपर्टी का ही लालच था तो मुझसे कहता। तूने हमारे बेटे, बहू और इस बच्चे के माँ बाप को ही मौत के घाट उतार डाला, सिर्फ चंद पैसों की खातिर। इस बच्ची को तूने अनाथ कर डाला। तेरे इस नीच कर्म के कारण माँ बाप के प्यार की बिना जीती रही ये बच्ची वापस दे सकता है इसका वो बचपन जिसमें इसने खिलौनों से खेलने के बजाय आंसू बहाए हैं, दिन रात तड़पी है अपने माँ बाप के लिए। मेरा बेटा इतना घटिया काम कर सकता है, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। प्रॉपर्टी का मुझे आज तक इतना दुख नहीं था जितना दुख मुझे आज तेरी रची हुई साजिश का हो रहा है। तेरी बातें मेरे दिल पर हजार वार कर गई हैं। तभी दादी दादू के हाथ पर अपना हाथ रख लेती हैं। नकुल की आंखें आंसू से भरी थी। वो सबके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। बहुत रोते हैं। उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं। अब उन्हें ऐसी हालत में रोते बिलखते देख दादू की आंखें भर आती हैं। तभी वहाँ नकुल का वकील भी पहुँच जाता है और कुछ फाइल्स और पेन नकुल को पकड़ा देता है। नकुल उस पर साइन करते हैं और अपने पिताजी को कहते हुए, पिताजी, ये रही आपकी अमानत जो मैंने धोखे से आपसे अपने नाम करा ली थी। आज मैं इस बोझ से आज़ाद होना चाहता हूँ। मैंने आपकी सारी प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉपर्टी बनाई सब आपके नाम कर दी है। दादू उसे नम आँखों से पकड़ लेते हैं। नकुल, मेरी टीना का ख्याल रखना। माँ, पिताजी, तुम्हारे सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। टीना का हाथ दादू के हाथ में देते हुए नकुल अपने प्राण त्याग देते हैं। उनकी हृदय गति रुक जाती है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन सब बिल्कुल सीधी गति में चलने लगती हैं। टीना अपने पापा से लिपटकर बहुत रोती है। सब नकुल के करीब आकर रोने लगती हैं। डॉक्टर्स आकर सबको बाहर कर देती हैं। उनके बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सारी प्रक्रियाएं पूरी होने पर दोनों के डेड बॉडी को घर लाया जाता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। टीना बिल्कुल गुमसुम से रहने लगती है। आशी उसका बहुत ध्यान रखती है। कुछ दिन बाद ही दादू अपने वकील को बुलाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बांट देती हैं। एक हिस्सा आशी के नाम, एक हिस्सा टीना के और एक हिस्सा एंजू के नाम कर देती हैं। रोहित टीना से मिलने आता है। आशी टीना के पास बैठी हुई होती है। रोहित भी वहीं बैठ जाता है। रोहित टीना को सांत्वना देता है तो टीना रोहित के सीने से लगकर रोने लगती है। आशी वहां से उठकर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर में रोहित भी बाहर आशी के पास आ जाता है। रोहित, तुम उठकर बाहर क्यों आई हो? आशी, बस ऐसे ही। रोहित, मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो आशी। आशी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? समझो मैं रोहित, मैं सब समझती हूँ। अब तुम्हें समझना होगा रोहित। रोहित, मुझे क्या समझना है? आशी, रोहित, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो टीना का हाथ थाम लो, अपना लो उसे। उसे तुम्हारी ज़रूरत है रोहित। रोहित, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है आशी। आशी, पागल मत बनो रोहित, टीना तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। आशी रोहित का चेहरा अपने हाथों में लेकर इमोशनल होते हुए बोलती है, रोहित, मेरी खुशी इसी में है कि तुम टीना को अपना लो। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। प्लीज़ रोहित। रोहित उसकी आंखों में देखता है। ठीक है आशी, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। आशी, थैंक यू वेरी मच रोहित। रोहित बोलकर आशी वहाँ से चली आती है। आशी खुद भी रोहित से मोहब्बत करती है, लेकिन मोहब्बत को हासिल करना ही मोहब्बत की शर्त नहीं होती है। कई बार अपनों की खुशी की खातिर मोहब्बत को त्याग भी करना पड़ता है। टीना की खुशी की खातिर आशी ने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर डाली और रोहित अपनी मोहब्बत की खातिर बलिदान होने को तैयार हो गया।
रात में आशी अपने कमरे में अपने मम्मी पापा का फोटो लेकर बेड पर उल्टी रहती है। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। इधर रोहित का भी यही हाल था। वो भी अपने बेड पर उल्टा लेटा हुआ आशी का दिया हुआ कीपैड और लेटर देखता रहता है और उसके साथ बिताए हुए पल चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने होती हैं। कभी इश्क दिल में खुशी लेके आए, कभी इश्क आंसू इन आँखों में लाए। इश्क में है खुशी, इश्क में दर्द भी, इसके स्वरूप है, इश्क है जिंदगी। ख्वाब दिखाए इश्क इश्क, फिर चौंकाए इश्क इश्क, दिल को दुखाए इश्क इश्क, चैन चुराए इश्क इश्क। इश्क आखिर है क्या, मैं भी हैरान हूँ। इश्क है, हाँ यही इश्क है। टीना और रोहित की सगाई की डेट फिक्स हो जाती है। रोहित को उदास देखकर उसके मॉम डैड भी उदास हो जाते हैं। वो दोनों भी अब चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। दोनों मजबूर हो चले थे बच्चों के फैसलों के आगे। उधर दादू दादा भी आशी को देखकर दुखी थे। वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। सगाई का दिन आ जाता है। रोहित बेमन से तैयार होता है। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। आशी की खुशी के लिए वो इस जहर को पीने के लिए तैयार था। आज फिर से 5 स्टार होटल की रौनक देखती ही बन रही थी। आज फिर से उसी हॉल को लाल गुलाबों से सजाया गया था। लेकिन रोहित आज गुस्सा नहीं था लाल गुलाब देखकर, क्योंकि उसे खुद लाल गुलाब पसंद थे। लेकिन टीना के लिए उसने सफ़ेद गुलाब के लिए गुप्ता जी को डांट लगाई थी। जिस तरीके से उसने अपने मान सम्मान बचाने के लिए सगाई की, उसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी ये सोचा ही नहीं था। वो चुपचाप बोझिल कदमों से स्टेज के काउच पर जाकर बैठ जाता है। आज उसकी मोहब्बत की कड़ी परीक्षा थी। वो सिर झुकाए बैठा रहता है। उसे ऐसे देख दादू दादी और उसके मॉम डैड भी बेचैन थे। हॉल की सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं और सिर्फ टीना पर लाइट्स पड़ती हैं, जिसे आशी पकड़ कर ला रही होती है। स्टेज की सीढ़ियों से ऊपर आते हुए कदमों को देख रोहित के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। जैसे जैसे वो कदम उसके करीब आ रहे थे, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो नजरें नीचे किए हुए बैठा रहा। तभी उसके कानों में आवाज बढ़ती है, रोहित, जिसे सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है। बेमन से वो नजरें ऊपर करता है तो उसके सामने टीना खड़ी होती है, जो कि आशी के कंधों से पकड़ी हुई थी। रोहित असमंजस की स्थिति में आ जाता है। जैसे ही वो खड़ा होता है तो सारी लाइट्स ऑन कर दी जाती है। वो चौंक जाता है। उसकी आंखें खुलकर बड़ी हो जाती हैं। खूबसूरत ब्लू गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी आशी। रोहित उसे देख हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि सगाई वाले लुक में तो आशी थी और आशी को ही टीना ने पकड़े हुए था। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने टीना की तरफ देखा तो टीना अपनी आंखों से इशारा करते हुए उसे सहमति देती है। उसने स्टेज से नीचे निगाह दौड़ाई तो पूरा परिवार भी उन्हें खुशी खुशी देख रहा था। रोहित को इतना बड़ा वाला झटका लगा। उसने आश्चर्य से आशी की तरफ देखा। आशी की आंखों में हया थी। रोहित ने टीना से चौंकते हुए पूछा, टीना ये सब कैसे? टीना, सब अभी पूछोगे? सगाई हो जाने दो, उसके बाद आशी तुम्हें बताएगी। रोहित, लेकिन हमारी सगाई तो हो चुकी है। टीना, उसे तुम सगाई कहते हो जिसमें तुमने अपना हाथ भी पीछे खींच लिया था और कैसे रूडली बिहेव कर रहे थे आशी के साथ। सगाई तो आज होगी, तो दिलों की सगाई। रोहित, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो वहाँ थी ही नहीं। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? कॉमन है यार, जब तुम ज़बरदस्ती वो सगाई कर रहे थे, अब अपनी खुशी से करोगी। चलो, मुझसे बहुत बातें हो चुकी, अब अपनी अमानत संभालो। कहते हुए टीना आशी को रोहित के सीने पर ढकेल देती है और मुस्कुराते हुए स्टेज से नीचे उतर जाती है।
रोहित इतना एक्साइटेड होता है कि आशी को कस के गले लगाने वाला होता है तो आशी सबके होने का इशारा कर देती है। रोहित मुंह बनाता हुआ सबकी तरफ देखता है तो सब हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर में सगाई की रस्म भी पूरी हो जाती है। अगले दिन रोहित आशी को घुमाने ले जाता है तो उन्हें एक बगीचे में घास पर बैठ जाते हैं। रोहित लेटकर अपना सर आशी की गोद में रख लेता है और कहता है, आशी अब बताओ, मैं कब से बेचैन हूँ जानने के लिए कि यह मैजिक कैसे हुआ, तुम कैसे मान गई और टीना में इतना साहस अचानक कैसे आया। आशी, अभी नहीं, शादी के बाद। रोहित छोटी नाराजगी जाहिर करते हुए गोद से सर हटा लेता है और उठते हुए कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ, शादी के बाद मिलेंगे। आशी रोहित का हाथ पकड़ते हुए, ओके बाबा, बताती हूँ। गुस्सा नाक पर रखा रहता है मिस्टर रोहित आपके। रोहित फिर से आशी की गोद में सर रखकर लेटता है और आशी उसे सगाई वाले दिन के अतीत में ले जाती है। आशी टीना के रूम में जाती है और चहकते हुए कहती है, ओफो मेम साहब, अभी भी ऐसे ही लेटी हुई हो। मैडम, आज तेरी सगाई है रोहित के साथ, जिससे तू इतनी मोहब्बत करती है। टीना और रोहित। रोहित किससे मोहब्बत करता है? आशी, ऑफ कोर्स टीना से। टीना, रोहित मुझसे नहीं तुमसे मोहब्बत करता है आशी, और तुम रोहित से मोहब्बत करती हो। मैं तो प्यार करने वालों के बीच में क्यों आऊँ? आशी पहले उसे गौर से देखती है, फिर नजरें चुराकर बेड पर पड़े हुए कपड़े देखती है। तुम पागल हो टीना, कुछ भी बोलती हो। चलो जल्दी, चलो, देर हो रही है, तैयार करती हूँ तुम्हें। टीना आशी का हाथ पकड़ते हुए, आशी कब तक सच्चाई से भागती रहोगी मेरी बहन? मुझसे नजरें मत चुराओ, मुझे सब पता है। मैंने उस दिन तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। यार, कहाँ से लाती हो इतना सब्र तुम? किसके लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने चली थी? मेरे लिए? अरे, सिर्फ तुमसे ही त्याग नहीं आता है, हमसे भी आता है। और तुम खुद ही सोचो, मैं ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ जो मुझे चाहता ही नहीं है? मेरी ज़िंदगी बर्बाद कैसे करूँ? सारी उम्र सर पकड़ कर रोऊँ, यही सोचती हो तुम? आशी, नहीं मेरी बहन, कैसे बातें कर रही हो तुम? मेरे हिस्से की खुशियाँ भी तुम्हें मिल जाए टीना। टीना, तो बस फिर मेरी खुशी इसी में है कि दो प्यार करने वालों को मिलाया जाए। कबाब में हड्डी का नाम मत देना मुझे। मैं दिल से चाहती हूँ तुम दोनों एक हो जाओ। आशी पहले काफ़ी ना नुक्कड़ करती है, कभी टीना जज्बातों में आकर गलत फैसला करती, लेकिन टीना आशी को अपनी बात समझाने में कामयाब रही और फिर खुशी खुशी आशी को अपने हाथों से तैयार किया। आशी अब रोहित को अतीत से बाहर लेकर आती है। आशी, और कुछ पूछना बाकी है या अभी हो गया? रोहित, हाँ, एक सवाल और बाकी है। आशी, अब क्या सवाल है? रोहित, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? क्योंकि तुमने अभी तक मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, ये सब तो तुम अपनी बहन की खुशी के लिए कर रही हो। आशी गुस्से से उसका नाम पुकारती है और उसे मारने लगती है तो रोहित उठकर भाग जाता है। आशी भी उसके पीछे भागती है। रोहित बहुत हंसता है और बहुत तेज चिल्लाता है, आई लव यू आशी, आई लव यू। आशी दौड़कर रोहित के गले लग जाती है। आई लव यू टू रोहित, लव यू सो मच। तभी काले मेघ आकर दोनों को भिगोने लगती है। दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए भीगते रहते हैं। तुमको छूकर भी छूने को करता है दिल, पाकर भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी, दिल पर दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नज़र। कैसे कहें हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आखिर दोनों ने अपनी मोहब्बत की मंजिल को पा ही लिया। रोहित और आशी की लव स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।